स्वागत है आप सबका फिर से मेरे चैनल में गीज़ा एजुकेशन। आई एम संदीप शर्मा आपके सामने। और जैसा पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था न्यूटन्स की लॉ और डिफरेंट टाइप ऑफ एफबीडीज़, जो फ्री बॉडी डायग्राम्स बनते हैं वो कैसे बनते हैं, अलग अलग डायग्राम्स में टेंशन कैसे काम करती है, ग्रेविटी कैसे काम करती है, इन बारे में बात की थी हम लोगों ने। आज हम लोग कुछ सवालों के द्वारा, इनफैक्ट ये क्वेश्चंस बड़े क्वालिटी क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चन से आप और बारीकियों को समझेंगे। यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द सोफेस्टिकेशन ऑफ द न्यूटन्स लॉ, हाउ इट शुड बी डील्ड विथ। आई मीन जो भी हम लोग मैकेनिक्स यहाँ पढ़ रहे हैं न्यूटन्स की, वो एक्चुअली दो प्रकार की मैकेनिक्स एक्चुअली होती है। एक तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स जो हम लोग अब पढ़ेंगे या डिस्कस करेंगे, इसको अगर देखा जाए तो ये काफ़ी हद तक ट्रू है, हर जगह ये लग भी जाती है, लेकिन हर प्रकार के पार्टिकल्स पे नहीं लगती है। अगर आप सब एटॉमिक पार्टिकल्स पे चले जाएं, बहुत छोटे पार्टिकल्स पे, एटम के अंदर एटम के साइज़ के बराबर के पार्टिकल्स पे, देन न्यूटोनियन मैकेनिक्स वहाँ पर उतनी हेल्पफुल नहीं है। वहाँ पर आपको क्वांटम मैकेनिक्स पढ़नी पड़ेगी, यानी कि वहाँ पर तो मैकेनिक्स का कुछ हिस्सा ऐसा है जो हर जगह लगता है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, conservation of energy and all such things can be applied to any body, doesn't matter whether it is a macroscopic body or a macroscopic, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी बॉडीज़ पे लग जाएगा। लेकिन न्यूटोनियन मैकेनिक्स के लिए बॉडी का बड़ा होना ज़रूरी है, प्लस इनर्शियल फ्रेम में होना ज़रूरी है, यानी नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम्स में। हर जगह न्यूटन मैकेनिक्स नहीं लगती है, ठीक है। बहरहाल आज हम लोग केवल न्यूटन मैकेनिक्स की चर्चा करेंगे। जो भी आपको पढ़ना है मैकेनिक्स के नाम पे यहाँ पर, वो सब आप न्यूटन मैकेनिक्स के रूप में ही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। So without wastage of time, whatever problems I'm going to discuss over here, these are actually to give you a better concept of, because everything just can't be explained. You need some problems through which the application can be shown to you, that how the different things can be applied, how the different rules and regulations of the mechanics can be applied easily, and how and by the help of what we can be able to solve out the problems of the given nature. तो सबसे पहले बात करते हैं एक बहुत सिंपल सी, मैं आपके सामने मैंने टेंशन आपको बता दी है अभी। टेंशन, ग्रेविटी, नॉर्मल, ये सब कैसे काम करते हैं। अगर नहीं है तो पीछे जाके आप जो लेक्चर्स मैं इनमें लिंक करता हूँ आखिरी एंड स्क्रीन पे देखिएगा, वो लेक्चर्स में सारी बातें इन्फॉर्मेशन दी हुई है। नहीं देखा है तो पहले उन्हें देखें, ये मेरी बहुत हार्दिक निवेदन है आपसे, क्योंकि उन्हें देखे बिना आप अगर सीधे आएंगे तो आपको हो सकता है चीज़ें समझ में ना आए। तो उसे आप बहुत गौर से देखें, ध्यान से देखें, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। ये बहुत ज़रूरी है मेरे लिए और आपके लिए भी, कि हमारा रिश्ता, हमारा ये रिलेशन ऐसे ही कंटिन्यू रहे और हम लोग आगे से आगे बढ़ते चले जाएं, और अच्छे से अच्छे वीडियोस के द्वारा मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूं। ये सब चीज़ें, इंस्पायरेशन जो है मुझे कहाँ से मिलती है, ये आपके प्यार से मिलती है। कोई भी चीज़ें आपको जो समझ में ना आती हूँ, आप कमेंट बॉक्स में नीचे आप कमेंट करके ज़रूर आप मुझसे पूछें और मेरा साथ दें, ताकि मैं आपके लिए और अधिक से अधिक चीज़ें कर सकूं। तो हम लोग कुछ एग्जाम्पल के ज़रिए अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं, बहुत सिंपल तरीक़ों से। एक काम करते हैं, 3 ब्लॉक रख देता हूं। अभी मैं बेसिक प्रॉब्लम पे शुरू करूंगा और उसके बाद मैं प्रॉब्लम्स को थोड़ा सा कठिन भी करूंगा, ठीक है। मान लेते हैं 3 प्रकार के ब्लॉक्स हैं मेरे पास। ये मान लेते हैं 2 किलो का है, ये मान लेते हैं, या इसको मान लेते हैं 3 किलो का है, ये 2 किलो का है और 1 किलो का है, ठीक। इसके बीच में एक रस्सी लगा रखी है, इसके बीच में एक रस्सी लगा रखी है, ठीक है। अब ये 2 रस्सियाँ लगी हुई हैं और इधर से आप F फोर्स से खींच रहे हैं इसको, ठीक है। मैं फोर्स का भी नाम दे देता हूँ, मान लेते हैं कि 100 न्यूटन की फोर्स से आप इसको खींच रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अभी जितनी प्रॉब्लम्स हम लोग करने वाले हैं उन सब में फ्रिक्शन का कहीं कोई जिक्र नहीं है। फ्रिक्शन एक अलग से फोर्स है। जब ये चीज़ें आप इजीली अप्लाई करने लगेंगे तो फ्रिक्शन मैं ऐड कर दूंगा। छोटी सी बात है, बस वो ऐड करने से आपकी एक फोर्स और बढ़ जाएगी और थोड़ा सा नज़रिया हल्का सा बदल जाएगा, अ लिटिल बिट ऑफ, आई मीन यू डोंट नीड टू वरी फॉर दैट। फ्रिक्शन आई विल बी डिस्कसिंग इन अ सेपरेट चैप्टर, सेपरेट टॉपिक। सपोज 100 न्यूटन या 200 न्यूटन, जो भी तुम्हारी इच्छा है आप लिख लीजिए, 200 न्यूटन लिख लीजिए, फोर्स से आप खींच रहे हैं, ठीक है। इस रस्सी में एक टेंशन होगी, इसका नाम T1 दे दो। इस रस्सी में एक टेंशन होगी, या उधर से खींच रहे हो तो एक काम करो, इसको नाम T2 दे दो, इसका नाम T1 दे दो, ठीक है। अब सवाल ये है कि अगर मैं इसको इधर से 200 न्यूटन लगा के खींचता हूँ तो ये रस्सियों में टेंशन जो है कितनी आएगी, और जब मैं इधर से लगा के खींचता हूँ
तो इन रेशियो में टेंशन कितनी आएगी, प्लस जो सिस्टम का एक्सेलरेशन होगा उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। हम लोग देखते हैं, इस चीज़ को समझते हैं जल्दी से। मान लेते हैं 200 न्यूटन लगा के इस पूरे सिस्टम को खींच रहे हैं। एक्सेलरेशन मान लेते हैं कि आपका यहाँ पे आपको ये 2 किलो 3 किलो का तो आपको पता ही है, ये तो मैंने लिख दिया आपको, है ना, केजी। मान लेते हैं कि आपके पास जो यहाँ एक्सेलरेशन आ रहा है वो 2 मीटर पर सेकेंड, या एक काम करते हैं पहले हम लोग एक्सेलरेशन ही पता करेंगे। चलो पता करेंगे कि एक्सेलरेशन कितना आता है, और देखते हैं चेक करके। देखो ऐसा है, इस पूरी रस्सी में एक टेंशन होगी, तो इस ब्लॉक से अवे मैंने तरीका बताया था, ऐसे लगा दीजिए, इस ब्लॉक से अवे आप ऐसे लगा दीजिए। ओके, 2 टेंशन्स आर एक्टिंग। एक्चुअली टेंशन इज एक्टिंग, देयर इज अ 1 टेंशन एक्टिंग इन अ होल स्ट्रिंग from any body, it is acting away. If so, here the tension will be T1 acting away from the 2 kg body, acting away from the 1 kg body, always it act away, ठीक है। और इधर तो आपने 200 न्यूटन लगाई है, अगर आप टेंशन, ऑब्वियस ही बात है, इधर आप 200, ये कोई रस्सी नहीं है, 200 न्यूटन की फोर्स से आप खींच रहे हैं, ठीक है। मुझे ये देखना है कि अगर मैं उस तरफ से लगा खींचता हूँ या इधर से लगा खींचता हूँ, देखिए पुश नहीं करना है आपको। अगर आप पुश करेंगे इधर तो ये रस्सी ढीली हो जाएगी, रस्सी ढीली हो गई तो टेंशन नहीं रह जाएगी, ठीक है। आप टेंशन पूछ रहे हैं तो हमेशा आपको खींचना ही पड़ेगा, खींचोगे तभी वो तनेगा और तभी इसमें टेंशन आएगी, ठीक है। तो मुझे ये देखना है कि उधर से लगा खींचने में, उधर से लगा खींचने में सिस्टम के एक्सेलरेशन में क्या फ़र्क आ रहा है और टेंशन में क्या फ़र्क आ रहा है, उधर से देखते हैं। तो एक काम करो, ये पूरा आपका ब्लॉक है, अगर आप देखें तो इस पर नीचे ग्रेविटी फोर्स लग रही होगी, है ना। एक्चुअली वो टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ लगती है, लेकिन आप अभी आप नीचे दिखाइए, क्योंकि आपके नीचे का जो भी नॉर्मल है, अगर यहाँ से लाइन खींचता हूँ तो सेंटर की तरफ ही जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। जो कि मैं नॉर्मली खींचूंगा ना, किसी भी स्फीयर में कहीं भी खड़े होकर अगर तुम नॉर्मली कोई लाइन खींचोगे, ये तो यार ज्योमेट्री का रूल है कि वो सेंटर से पास होना ही होना है, क्योंकि वो रेडियस की तरह काम कर रहा है ना, कहीं से भी खींचोगे, ठीक है। तो नीचे बनाना कोई गलत नहीं है, आप नीचे बना के दिखा सकते हैं, ठीक है। नीचे बनाइए ग्रेविटी को, लिखिए 3 मास हो गया, और यानी mg लिख रहा हूँ मैं, m और g, ठीक है। ग्राउंड इस पर नॉर्मल रिएक्शन कुछ दे रहा होगा, इसका नाम R1 दे देते हैं, ठीक है। और इस पे इधर टेंशन T2 लग रही और इस पर कोई फोर्स नहीं लग रही। अभी मैं सबको सेपरेट कर दूंगा। इसी प्रकार से इस पर नीचे लग रही होगी 2g, और इसका कोई नॉर्मल रिएक्शन R2 लग रहा होगा ज़मीन द्वारा। ये ज़मीन पर एक्शन कर रही है, ज़मीन इन रिटर्न रिएक्शन कर रही है इस पर, ठीक है। 1 kg का ज़मीन पे एक्शन, 1 यानी 1 kg इंटू जी, और ज़मीन का जो रिएक्शन होगा इस पर उसको आप लिख लीजिए R3, ठीक है। हालांकि यहाँ पर ये अभी जो ये एक्शन रिएक्शन का कोई यूज़ आप नहीं देखने वाले हैं। इस एक्शन रिएक्शन का यूज़ क्यों नहीं देखने वाले उसका भी आपको पता चलेगा रीज़न। एक्चुअली ये एक्शन रिएक्शन जो ये वाली इस डायरेक्शन में जो फोर्सेस बन रही हैं, चाहे वो ग्रेविटी हो चाहे नॉर्मल रिएक्शन हो, दिस विल बिकम वेरी इंपॉर्टेंट एंड इफेक्टिव व्हेन वी आर गोइंग टू डिस्कस फ्रिक्शन, ओके। अभी इसका कोई डिस्कशन नहीं है क्योंकि इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो नहीं रहा है। एक काम कीजिए, इन सबको सेपरेट कर दीजिए, अलग कर दो और अलग अलग एफवीडी बना लो। ये 3 kg ब्लॉक है, ग्रेविटी ये लग रही है भाई 3g, इधर टेंशन लग रही है T2, ठीक, और नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, उसको R1 चाहो लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। दूसरे वाले ब्लॉक का देखो भाई, ये वाला ब्लॉक है 2 kg वाला, तो इस पर 2g नीचे लग रही होगी, इस तरफ टेंशन इस पर T1 लग रही है और इस तरफ टेंशन इस पर T2 लग रही है। कोई कन्फ्यूजन है? और नॉर्मल रिएक्शन इस पर ऊपर R2 लग रहा होगा, वो अलग बात है। तीसरा ब्लॉक 1g वाला बना लो, 1g नीचे ग्रेविटी फोर्स लग रही है, 1g का मतलब 1 इंटू जी, 2 इंटू जी, 3 इंटू जी, है ना। वेट को हम लोग mg लिखते हैं ना, वही है R3। और इधर फोर्स 200 न्यूटन की लग रही है और इस तरफ देखिए टेंशन T1 लग रही है। बना लिया सबके लिए? जल्दी से बना के देखो इसको, क्योंकि मैं इसको रब करूँगा, एक को फिर डिस्कस करूँगा, ठीक है। इतनी बात समझने के बाद मैं अब इक्वेशन लिखूँगा। जैसे इसकी इक्वेशन लिखूँगा इसकी, तो मैं ऊपर वाला फिगर मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। ऊपर वाला फिगर मैं जल्दी से मिटाता हूँ, ओके, मिटा गया फिगर। तुम लोग अपना सॉल्व करते रहो, बाकी देखते भी रहो। अब देखो इसकी इक्वेशन लिखते हैं। तो इसकी इक्वेशन आपको पता है कि पूरा सिस्टम 200 न्यूटन की फोर्स लग रही थी, ये सब एक्सेलरेशन ए से मूव कर रहे होंगे। पूरा सिस्टम तो एक ही एक्सेलरेशन से मूव करेगा ना बाबू, वो तो एक साथ में जुड़ा हुआ है। तो आप इसे लिखेंगे इस डायरेक्शन में, देखो तो चाहो तो R1 माइनस 3g
इसको पॉजिटिव इसको नेगेटिव मान लिया आपने, ये फोर्स पॉजिटिव है तो दूसरी वाली नेगेटिव हो गई। इज इक्वल टू हमें क्या लिखना होता है, हमको एफ नेट जो भी नेट फोर्स बॉडी पे एक्ट कर रही हो दैट इज इक्वल टू जो भी उसका मास हो इनटू एक्सेलरेशन, यही लिखना होता है। लेट मी सी वेदर इट इज विजिबल और नॉट फ्रॉम देयर। ओके, इट्स नॉट सो विजिबल, लेट मी इसको मैं रब करके नीचे लिख देता हूँ। हम हर जगह इक्वेशन में यही लिखते हैं, फोर्स नेट जो भी बॉडी पे आ रही हो दैट इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन लिखते हैं। ओके, तो r1 माइनस 3g इज इक्वल टू इस प्लेन के ऊपर नीचे तो कहीं एक्सेलरेशन नहीं हो रहा ना, हो रहा है, तो आप लिख सकते हैं बॉडी कहीं मूव नहीं कर रही, तो जो भी उसका मास है आप चाहें तो उसका मास 3 लिख लें और एक्सेलरेशन तो 0 है, तो बात तो वही हो गई r1 इज इक्वल टू 3g, क्योंकि ये 0 हो जाएगा तो r1 को फिर r1 3g इज इक्वल टू 0, 3g उधर रख लो, r1 की वैल्यू 3g आ जाएगी। चाहो तो इसको लिखो क्योंकि ग्रेविटी का कोई रोल प्ले नहीं है यहाँ पे, इन सब में ग्रेविटी और रिएक्शन एक दूसरे को बैलेंस करके 0 कर दे रहे हैं। ओके, फ्रिक्शन में उसका यूज़ आएगा, मैं बताऊंगा। केवल ये वाली फोर्स का लिखते हैं, तो इस पे हॉरिजॉन्टल जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो रहा है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, जहाँ बॉडी मूव कर रही है, तो उस डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है मैंने, तो इधर केवल एक T2 फोर्स लग रही है और कुछ नहीं है। T2 F नेट हो गया, T2 हमारा दैट इज इक्वल टू जो भी इसका मास है और जो भी एक्सेलरेशन है ये। इसके लिए देखो अब R2 और 2g बराबर हैं, R3 और 1g बराबर है, इनको मैं नहीं लिख रहा हूँ, केवल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को मैं लिख रहा हूँ इस समय। ठीक है, T1 क्योंकि उस डायरेक्शन की फोर्स पॉजिटिव माइनस T2 इज इक्वल टू जो भी इसका मास है 2 इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, इसकी इक्वेशन लिखेंगे तो लिखेंगे 200 माइनस T1 इज इक्वल टू जो भी उसका मास है इंटू एक्सेलरेशन। ये 3 इक्वेशंस आ गई आपके पास। अब ये तीनों इक्वेशन को सॉल्व करना बहुत ईजी है। देखो तुम एक काम करो, ये तीनों इक्वेशन को आपस में ऐड कर दो। तो जब ऐड करने का मैं कहता हूँ तो इसका मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड को लेफ्ट हैंड के साथ जोड़ दो। खुद देखो यहाँ पे T2 इज इक्वल टू 3a है, उसके बाद T1 माइनस T2 है इज इक्वल टू 2a, और आपके पास 200 माइनस T1 है इज इक्वल टू a, 1a यानी कि a। ठीक है, ये नीचे वाला मैं रब कर दे रहा हूँ क्योंकि उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अगर इन सबको जोड़ोगे तुम तो पाओगे कि T2 ये पॉजिटिव T2 है, नेगेटिव T2 ये कट जाएगा आपस में, T1 नेगेटिव है, T1 पॉजिटिव कट जाएगा, केवल ये इधर 200 बचेगा 200, और इधर बचेगा 3 2 5 1 6 से। तो एक्सेलरेशन आ गया आपका 200/6, 2 से काट दो तो 100/3 एक्सेलरेशन आ गया। ठीक है, 100/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका एक्सेलरेशन आ गया। ये बात समझ में आई आपको, एक्सेलरेशन इतना आ गया। ठीक है, अब टेंशन और T1 T2 निकाल लेते हैं, 2 मिनट लगेगा, है ना। कहीं पे भी वैल्यू रखो, यानी कि आप अगर ये एक्सेलरेशन आ गया है तो T2 ही देख लो पहले। तो T2 की वैल्यू हो गई 3 इंटू एक्सेलरेशन 100/3 है, तो ये हो गया 100 न्यूटन। T2 100 न्यूटन है। अब T1 जानना है तो लिखो T1, इक्वेशन में वैल्यू रख रहे हैं केवल, T2 की वैल्यू 100 न्यूटन रख दो जो भी पाए हो, इज इक्वल टू 2 टाइम्स, और एक्सेलरेशन तो तुम्हारा 100/3 है ही। ठीक है, तो T1 की वैल्यू हो गई 100, ये उधर ले जाइए, प्लस 200/3, सॉल्व करोगे तो 300 प्लस 200 एलसीएम लेके तो ये 500/3 न्यूटन आ जाएगा। तो आपने देखा T1 की वैल्यू यहाँ 500/3 आ गई, और T2 की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई भाई, T2 की वैल्यू 100 न्यूटन आ गई, एक्सेलरेशन इतना हो गया। अगर ये सिस्टम, मैं सारी वैल्यूज़ को लिख कर बाकी सब चीज़ें मिटा दे रहा हूँ सो दैट आई मे गेट सम प्लेस टू राइट एनी फर्दर थिंग। ओके, लेट मी रब दिस डाउन। सो वी हैव गॉट एन एक्सेलरेशन ऑफ 100/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वी हैव गॉट एन एक्सेलरेशन ऑफ 100/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वी हैव गॉट T1 इज इक्वल टू 500/3 एंड वी हैव गॉट T2 इज इक्वल टू 100 न्यूटन। ठीक है, T1 इतना आया है, T2 इतना आया है। अब फर्ज करो, इमेजिन करो कि अगर ये ब्लॉक जो ऐसे थे आपके, जो भी मैंने ब्लॉक बनाए थे, ये 1 kg का था, ये 2 kg का था, 3 kg का था, इनके बीच में रस्सी थी, यहाँ पे ऐसे रस्सी बना दूँ, यहाँ की उसको हमने जो है T1 T2 अलग अलग नाम दे दिया था, है ना। तो इसको हमने T1 नाम दिया था, इसको हमने T2 नाम दिया था, या शायद इसको हमने T2 नाम दिया था, इसको हमने T1 नाम दिया था। ठीक है, तो ये बात समझ में आई आपके पास।
तो मैं ज़रा पहले इसको रब कर दे रहा हूँ, और मुद्दे की बात जो मैं समझाने वाला हूँ वो ये है। देखिए ऐसा है, अगर फिर से आपके पास 3 ब्लॉक हैं, वही सिस्टम है, लेकिन अब की बार तुम क्या करो कि उसको जो वहाँ से फोर्स लगा रहे थे उधर से ना लगाने की बजाय आप इधर से फोर्स लगाइए। वही सेम जो भी आपके पास 200 न्यूटन की फोर्स है आप इधर लगाइए। तो जो आप इधर लगाएंगे ना, इस तरफ फोर्स लगाएंगे, तब भी आपका जो एक्सेलरेशन है ये इतना ही आएगा। आप दोबारा करके देख लीजिए, चाहे तो आप इसको सॉल्व कीजिए अपने से। मैं यही बताने वाला हूँ कि अब जो आएगा आपके पास, तो इनकी रस्सी की जो टेंशन है वो बदल जाएगी कि तुम फोर्स कैसे लगा रहे हो। अगर वैसे फोर्स लगा रहे हो तो टेंशन इनके बीच में अलग आएगी, और ऐसे लगा रहे हो तो अलग आएगी। जब उधर से लगाओगे तो इसमें जो टेंशन होगी इसके मुकाबले थोड़ी कम होगी। पहले बात समझ लो इस चीज़ को, क्या कह रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये टेंशन बदल जाएगी। अगर उधर से लगा रहे हो तो अलग इनमें टेंशन आएगी, इधर से लगा रहे हो तो टेंशन इनमें अलग आएगी। लेकिन दोनों ही केस में एक्सेलरेशन सिस्टम का एक आएगा, क्योंकि क्या है कि इसने इस पूरे बॉडी को एक सिस्टम मान लिया है। यही सच है कि पूरा सिस्टम फोर्स 200 से जा रहा है। तो अगर देखा जाए तो 200 इज इक्वल टू पूरे सिस्टम का मास लिया जाए तो वो होगा 6 से। तो एक्सेलरेशन 200 इज इक्वल टू 6 से, ए इज इक्वल टू 200/6 या 100/3। अब इस सिस्टम को ऐसे खींचते हो या वैसे खींचते हो, एक्सेलरेशन में कोई चेंज नहीं आने वाला है, ये ध्यान रखो, ठीक है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, इसको बता दे रहा हूँ, ठीक। अभी चीज़ें और कठिन होंगी थोड़ी थोड़ी, अभी तो मैं आपको आसान बता रहा हूँ, और आपको चीज़ों को आसान ही रखना है, कठिन कुछ नहीं है। देयर इज़ नो डिफ़िकल्ट एज सच एनीथिंग। You just need to just keep working hard, keep doing the problems, as many number of problems as you can, okay? So that better you become, better you feel confident, and better you become the capable of doing the problems. You may get a strong grip over the problems. So you can see whatever did I say. यही चीज़ ऐसे भी होता अगर ये 3 ब्लॉक होते, मान लेते हैं, तब भी इनके बीच में जो नॉर्मल लगता ना, ये जो नॉर्मल पता चला इनके बीच में, ये मान लेते हैं ये फोर्स में लगा रहा हूँ और धक्का दे रहा हूँ पूरा सिस्टम को, ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा हूँ। ये मैं केवल समझा रहा हूँ, ये कोई प्रॉब्लम नहीं दे रहा हूँ, केवल समझाने के लिए उससे रिलेट कर रहा हूँ मैं कि अब की बार फोर्स। और ये बात ज़रूर रखना कि यहाँ जो स्ट्रिंग तुमने ले रखी है वो मासलेस हैं, यानी उनका मास बहुत कम है। चाहे मासलेस कहो या लाइट कहो, एक ही बात है, ठीक है। तो अब की बार तुमने फोर्स लगाई, तुम इधर से फोर्स लगाओ बाबू या उधर से फोर्स लगाओ, सिस्टम का एक्सेलरेशन दोनों ही केस में सेम आने वाला है, तुम देख लेना करके, ठीक है। कभी भी ऐसी कोई एग्जांपल आए, मैंने केवल एग्जांपल बता दिया। वहाँ टेंशन था, टेंशन की बजाय यहाँ नॉर्मल लग रहा है। यहाँ कांटेक्ट होके फोर्स डेवलप हो रही है, वहाँ कांटेक्ट वैसा नहीं हुआ था, वहाँ टेंशन के रूप में रस्सी लगा दी है तुमने, रस्सी से दोनों को कनेक्ट किया था, तो रस्सी में एक टेंशन थी। यहाँ तुमने है ये एक्शन रिएक्शन ही, ठीक है। तो आप उस ब्लॉक पे एक्शन कर रहे हैं तो ये वाला ब्लॉक आप पे रिएक्शन कर रहा है, तो ये वाली फोर्स जो उधर है वो इस पे लग रही है। आप इनको सेपरेट करके देख लेंगे तो ऐसे नज़र आएंगे। ये मान लेते हैं फोर्स है, और इस पर जो इसको N1 मान लो, इसको N2 मान लो। ये N1 का रिएक्शन एक्शन उस पर कर रहा है, तो ये वाला ब्लॉक इस पर वापस रिएक्शन कर रहा है N1 का, तो रिएक्शन इस पर लग रहा है N1 का, ऐसे दिखा सकते हो, ठीक है। क्योंकि एक्शन दूसरे पे करता है, रिएक्शन खुद पे लगता है। इसी प्रकार से दूसरे बॉडी को देखो, तो इस वाले बॉडी को देखोगे तो इस वाले बॉडी का एक्शन दिखा दो, ये N1 प्लस उसको जो दबा रहा है ये, तो वो ऐसे ये वाले एरो से दबा रहा है, इन रिटर्न इसको जो लग रहा है वो ये लग रहा है, इसको आप N2 लिख लीजिए, ठीक है ना। इसी प्रकार से तीसरा वाला ब्लॉक देखोगे तो उसमें और कोई फोर्स नहीं दिखेगी, केवल ये वाले ब्लॉक का एक्शन दिखाई देगा आपको, ठीक है। इसको अलग से बनाने की केवल यही आवश्यकता थी। चाहे तो इसको 3 kg ले लो, 2 kg, 1 kg, ये 3 kg है, ये 2 kg है, ये एक ही टाइप की प्रॉब्लम्स हैं। अब भी जो रिएक्शन होगा इधर से दबाने में और उधर से दबाने में, इनके बीच में रिएक्शन बदल जाएगा। ये मैटर करता है कि फ्रॉम विच साइड यू आर प्रेसिंग इट, फ्रॉम विच साइड यू आर अप्लाइंग द फोर्स, ओके। So from the side you are applying the force decides that what would be the normal between the blocks. So here the normals will get changed, but the system acceleration doesn't matter whether you apply a force from this side or you are applying a force from that side. Acceleration would be the same in both the cases, okay. You will be having many number of problems like this, which when
while solving you are going to just keep this thing in mind and solve. Okay, now I am moving to a next important and informative question. Okay, अगली प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। अगली प्रॉब्लम थोड़ा सा हम लोग वेज में देखते हैं, एक वेज बना लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं ये हमने ऐसा वेज बना रखा है, इस पर अपना एक ब्लॉक रख देते हैं। ठीक, यहाँ पे एक पुली लगा देते हैं, पुली से पास होती हुई अपनी रस्सी है और इधर भी एक ब्लॉक लटका देते हैं। ठीक है, अब ऐसा है कि ये ब्लॉक नीचे आ सकता है या ये ब्लॉक भी नीचे आ सकता है, क्योंकि यहाँ कोई फ्रिक्शन तो है नहीं, फ्रिक्शन हम लोगों ने डिस्कस ही नहीं किया। डिपेंड करता है कि ब्लॉक का वेट क्या है, उस हिसाब से ये मूवमेंट कर सकता है। ये बड़ा इजी प्रॉब्लम है, इसमें कुछ है नहीं। अब कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता। मान लेते हैं इस ब्लॉक को मैं ले लेता हूँ 2 kg और इस ब्लॉक को ले लेता हूँ मैं 5 kg। ठीक, अब सपोज आपको नहीं पता है कि कौन सा ब्लॉक नीचे आएगा ऊपर आएगा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपको नहीं पता, अपने मन से एक डायरेक्शन एज्यूम कर लो। जस्ट एज्यूम अ पर्टिकुलर डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन, doesn't matter that whether it is a right one or not, it will get automatically clarified after getting the answer. If it is coming out to be negative, it means that whatever the direction you have assumed was not the real direction. Okay, if it is coming out to be negative, तो मुझे नहीं पता, इतना कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं, कोई भी डायरेक्शन आप एज्यूम कर लीजिए। मान लेते हैं, हम ये मान लेते हैं कि ये नीचे आ रहा है। ठीक है, इसको मान लेते हैं, हमें नहीं पता, इतना ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, इसको मान लेते हैं। अगर ये नीचे आएगा तो ये ऊपर आएगा, तो ये ए एक्सेलरेशन से इधर जा रहा है, ये एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है। ठीक, 2 kg का ब्लॉक है तो ऑब्वियस सी बात है कि इसकी ग्रेविटी 2 × g नीचे लगेगी। ऊपर की ओर इस पूरे रस्सी में एक टेंशन लगेगी, इधर टेंशन T बना दीजिए, इधर टेंशन T बना दीजिए। ठीक है, बन गई टेंशन भाई। अब इस ब्लॉक की बनाते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं इंक्लिनेशन 60 डिग्री का है। ठीक, तो यहाँ पर जो ग्रेविटी लग रही है वो तो भाई नीचे की ओर लगती है, आप नाम दे दीजिए उसको 5g, ऐसे लग रही है। तो इस ग्रेविटी को हम प्लेन के अलोंग और परपेंडिकुलर रिजॉल्व कर लेते हैं। तो एक इसका कंपोनेंट ये बन जाएगा और एक कंपोनेंट इसका ये बन जाएगा। ठीक है, अब ये 60 है तो ये वाला एंगल 30 होगा, क्योंकि ये 90 है। अगर ये इसको ऐसे बढ़ा दीजिए तो ये एंगल 90 है, ये 90, ये 60 है, ये 90 है तो ये 30 होगा, ये 30 है तो ये भी 60 होगा, फिर इसका मतलब ये भी एंगल 60 होगा। ठीक है, तो 5g का इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो होगा 5g cos 60। ठीक है, और इसी 5g का इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो होगा 5g cos, ये वाली डायरेक्शन, ये कितना है, चाहो तो इसको cos 30 लिख लो, तरीका है भाई, cos कंपोनेंट लेते हैं हम लोग। अब cos 30 कैसे आया, क्योंकि 90 - 60 किया आपने। या फिर हम लोग अगर इसी एंगल में लिखना चाहें तो हम लिख लेंगे 5g sin 60। ठीक है, 5g cos 60, 5g sin 60। आई होप ये बात समझ में आती है कि cos और sin ऐसा कुछ नहीं होता है। एक्चुअली एक एंगल अगर आप थीटा लेते हैं, अगर ये a है तो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट अगर ये cos थीटा है तो इस डायरेक्शन में हम लोग cos कंपोनेंट ही लेते हैं, sin तो वो हो जाता है। अब ये एंगल कितना होगा, अगर पूरा 90 आ गया, ये थीटा है तो ये 90 - थीटा होगा, ये 90 - थीटा होगा, तो ये डायरेक्शन का cos कंपोनेंट कितना आया, a cos of 90 - थीटा, और cos 90 - थीटा sin थीटा होता है, इसलिए उसको sin लिखने लगते हैं। तो अगर एक ही एंगल के टर्म्स में लिखना हो तो cos sin लिखते हैं। ठीक है, तो इधर 5g sin 60 लग रहा है। अब सेपरेट कर दो, ये वाला ब्लॉक जो इंक्लाइन प्लेन पे है उसकी स्थिति ये है कि नीचे लग रही है 5g sin 60, इधर लग रही है टेंशन T। ठीक है, पूरा सिस्टम a एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। और क्या है भाई, इधर एक नॉर्मल रिएक्शन भी लग रहा होगा, वो हमने नहीं लिखा, तो नॉर्मल रिएक्शन ऐसे बना देते हैं, ऐसे, और इसी हिसाब से नीचे की ओर जो लग रही है वो है 5g cos 60। टोटल और कोई फोर्स इसमें नहीं लग रही। हमने ये वाली 5g को इन दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लिया, तो अब इसको दिखाने की ज़रूरत नहीं, उसको नहीं दिखा रहे हैं, केवल इतना ही दिखा दे रहे हैं जो दोनों कंपोनेंट है उसके। वन इज़ 5g cos 60, वन इज़ 5g sin 60। ओके, दैट्स फाइन। तो अब इस हिसाब से आप इक्वेशन लिख सकते हैं। चाहें तो आप पहले लिख लें इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में इक्वेशन लिखनी। इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन हो नहीं रहा है तो चाहो लिखो नॉर्मल। अगर नॉर्मल ये वाले को पॉजिटिव माना है आपने तो नीचे वाला डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगा, तो नॉर्मल माइनस 5g cos 60 इज इक्वल टू 0 लिख लो, क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन तो हो ही नहीं रहा है। हालांकि इस इक्वेशन से कोई फ़ायदा नहीं होगा, अभी नहीं होगा जब तक फ्रिक्शन नहीं आता है। और इस डायरेक्शन में देखो जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है उस डायरेक्शन को हमें पॉजिटिव मानना है, मान लिया भाई। तो t
माइनस 5g साइन 60 इज इक्वल टू, इसका ब्लॉक का मास 5 है तो 5 इंटू एक्सेलरेशन, ऐसे लिख लेते हैं। या इसको और वो कर लेते हैं, 5 माइनस 5 इंटू जी को हम लोग 10 ले लेते हैं सपोज, और साइन 60 होता है √3/2, तो √3/2 ले लेते हैं, इज इक्वल टू 5a। ठीक है, समझ में आई बात। अब इसी प्रकार से इस वाले ब्लॉक की इक्वेशन लिख लेता हूँ। नीचे जा रहा है तो यहाँ पर ग्रेविटी को हम लोग पॉजिटिव मानेंगे, क्योंकि एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में पॉजिटिव मानना होता है, ये हम लोग कन्वीनियंस के लिए ले लेते हैं। तो आप लिख लीजिए 2g, तो 2g माइनस टेंशन इज इक्वल टू 2 टाइम्स एक्सेलरेशन, या 2 इंटू 10 माइनस टेंशन इज इक्वल टू 2 टाइम्स एक्सेलरेशन। ठीक है, या 20 माइनस टी इज इक्वल टू 2 टाइम्स एक्सेलरेशन। ओके, सो शैल आई रब दिस डाउन, आई मीन नाउ आई हैव ऑलरेडी रिटन द इक्वेशन। ओके, सो मैं ये चीज़ें मिटा दे रहा हूँ, ऊपर वाला तो मैं मिटा ही दे रहा हूँ। ओके, एंड नाउ आई एम सॉल्विंग दिस इक्वेशन वेरी फास्ट, सो दैट, क्योंकि ये बड़ा इजी क्वेश्चन था, इसमें फालतू में बहुत समय लग गया। 2g माइनस टी इज इक्वल टू 2a एंड t माइनस, इसको सॉल्व कर लो, 2 5 10 होता है, तो पहली इक्वेशन आ गई t माइनस 25√3, ठीक है, इज इक्वल टू 5a, और दूसरी इक्वेशन आ गई है 20 माइनस टी इज इक्वल टू 2a। ये दोनों इक्वेशन को सम कर दो, सम करोगे तो टी कट जाएगा, यहाँ आएगा 20 माइनस 25√3 इज इक्वल टू 7a। ठीक, अब आप यहाँ पे देखिए, यानी कि आपके पास जो एक्सेलरेशन आ रहा है वो आ रहा है 20 माइनस 25√3 अपॉन 7। तो ये एक्सेलरेशन जो आ रहा है ये नेगेटिव आ रहा है। देखो एक्सेलरेशन, क्योंकि 25 ऑलरेडी 20 से बड़ा है, और √3 यानी 1.732 से मल्टीप्लाई होगा, तो 25 अगर 1 से बड़ी कोई चीज़ से मल्टीप्लाई होगा तो और ही बड़ा होगा, इनफैक्ट सिंपल मैथमेटिक्स है। तो यानी ये चीज़ जो आएगी, नेगेटिव वाली क्वांटिटी ज़्यादा बड़ी है तो आंसर नेगेटिव में आएगा। इसका सीधा सा अर्थ ये था कि जो डायरेक्शन हमने एज्यूम किया था एक्सेलरेशन का, वो डायरेक्शन उसका था ही नहीं, उसका अपोजिट डायरेक्शन था। आपने ऊपर एज्यूम किया था, जबकि सच था कि वो नीचे जा रहा होगा। मैग्नीट्यूड इतना ही होगा, मैग्नीट्यूड इतना ही होगा, जो अमाउंट आएगी उसकी वो इतनी ही आएगी, लेकिन उसका डायरेक्शन पॉजिटिव, मतलब उसका वो चीज़ जो एक्सेलरेशन होगा, जो वैल्यू आ रही है, यानी इससे जो इन्फॉर्मेशन आई वो एक्सेलरेशन की जो ये वैल्यू आ रही है, वो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड ये निकाल लीजिए सॉल्व करके, और उसका डायरेक्शन जो वेज में हम लोगों ने एज्यूम किया था कि ऊपर जाएगा, वो ऊपर नहीं जाएगा, बजाय कि नीचे आएगा वो। ठीक है, क्योंकि आंसर ये नेगेटिव आ रहा है। इसलिए इस बारे में आप सोचिए मत कि मैंने डायरेक्शन कैसे एज्यूम करना है। अगर कहीं आपका लॉजिक चल जाता है तो आप उसे चला लीजिए। इवन इफ इट इज़ नॉट coming out to be, then there is no need to get tensionized for it. Just simply assume a particular direction. If at all it will not be the direction you have chosen, it will come out to be negative, clarifying you that you have chosen a wrong direction. But the answer would be the same in terms of magnitude. Shall I rub this down? Okay, let's अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चीज़ें और ऐड कर देते हैं। क्वेश्चन में क्या ऐड कर देते हैं भाई? कुछ नहीं यार, कुछ नहीं ऐड कर देंगे, सिंपल थोड़ा सा चीज़ है बस बना देंगे। मान लेते हैं ये हमारा ब्लॉक है, अब की बार एक की बजाय 2 ब्लॉक रख दिए यहाँ पे, और उनको एक रस्सी से जोड़ दिया। यहाँ पे ऐसे रस्सी बनाते हुए, पुली बनाते हुए उधर लटका दिया एक ब्लॉक। ठीक, इसको 1 kg का मान लो, इसको 2 kg का मान लो, इसको 5 kg का मान लो। ठीक है, फिर से मैंने कहा नीचे आएगा ऊपर आएगा, ज़्यादा टेंशन मत लो। अब की बार मान लेते हैं कि नीचे आएगा, हम ऐसे एज्यूम कर लेते हैं, फिर से एज्यूम कर लेते हैं एक्सेलरेशन इधर होगा। ठीक है, अब पहले 5 मिनट रोक के मान लेते हैं, अब की बार थोड़ा दिख तो 60 जैसा रहा है, लेकिन तुम मान लो ये 30 डिग्री है, मान लो मेरे तरफ से मान लो कि 30 डिग्री है। ठीक है, दिख तो 60 रहा है। अब तुम अपने से ये पहले क्वेश्चन करो, डू नॉट लुक आउट फॉर द आंसर एट वंस। ठीक है, ये थोड़ी थोड़ी मेहनत ही होती है। आप तुरंत परेशान नहीं होना चाहते और जल्दी से आंसर की तरफ आप बढ़ जाना चाहते हैं, आप आंसर जान लेना चाहते हैं। You are so much result oriented, are you not? Yeah, it's fine to be result oriented, but at the same time, these are the efforts which makes you better. If you have not get bothered for a particular problem and you are only looking at just trying for once, if you do not get the answer, you just want to see the solution, or you want somebody to tell you the solution of the question, but you do not
apply yourself for more number of times so that why you are not getting the answer. Ask the question from yourself. Why am I not getting the answer? What thing am I applying wrong? Am I solving something wrong, or is there something that in technically I have made something wrong? So you have to ask the question from your own. Okay, finally you have to get the answer from yourself. These are the important and needed efforts which will really develop you from inside. Okay, so do not avoid these kind of efforts. Do not run out for the solution. Just do the problem by your own. मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ. ये एक्सेलेरेशन से नीचे आ रहा है, उससे ऊपर जाएगा. ये एक रस्सी है और ये दूसरी रस्सी है. इस पूरी एक रस्सी में एक टेंशन होगी. मैंने कहा है अगर लाइट स्ट्रिंग हो, मासलेस स्ट्रिंग हो, तो पूरी रस्सी में एक टेंशन होती है. लेकिन ये रस्सी और ये रस्सी तो अलग अलग है ना, तो इसमें टेंशन T1 नाम दे दो, इस रस्सी में टेंशन T2 नाम दे दो. इस पूरे में T2 होगी. यहाँ बताने वाली बात है, तो इस बॉडी से हवे ऐसे T2 दिखाई देगी, ठीक है, और यहाँ पर इस बॉडी से हवे ऐसे T2 दिखाई देगी. तो क्या सवाल है कि इस पुली पे नहीं होगी? हाँ, पुली पे भी होगी. बनाते नहीं, बात बता अलग है. इधर पता चला उस पर T2 है और इधर T2 है, तो T2 और T2 दोनों का कुछ रिजल्टेंट निकल के आ रहा होगा इधर की ओर. तो कोई बात नहीं ना, जहाँ पे ये पुली लगी हुई है, जिस जगह पे लगी है वो नॉर्मल रिएक्शन भी तो दे रहा होगा ना, तो नॉर्मल रिएक्शन इन दोनों के रिजल्टेंट को बैलेंस कर रहा होगा. इसी वजह से पुली अपनी जगह स्थिर है. इन स्पाइट की फोर्सेस लग रही हैं, नेट फोर्स निकल के नहीं आ रही है, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है इसमें. ठीक है, ये बात समझ में आई आपको? ठीक है, तो पुली की एफबीडी नहीं बना रहे हैं, इन सब की बनाते हैं. इसकी बनाते हैं, इसकी बनाते हैं, इसकी बनाते हैं. बनाइए जल्दी से, बड़ा सिंपल है. ठीक है, मैं सबको पहले सेपरेट कर देता हूँ. सबको देखो, पहले इसको करता हूँ. ये बड़ा इजी है. ये 5 kg वाला ब्लॉक है. नीचे तो इस पर लगेगी भाई ग्रेविटी 5G, और ऊपर रस्सी से खींची रही है टेंशन T2 से, और कोई फोर्स नहीं है इस पर. और चूंकि एक्सेलरेशन नीचे है तो लिख लो भाई इसका इक्वेशन भी. ये हो गया 5G माइनस T2 इज इक्वल टू 5A. क्या ये वहाँ से दिख रहा है? ज़रा मैं देखूँ विजिबिलिटी कैसी है. बहुत बढ़िया विजिबिलिटी है. एवरीथिंग इज क्वाइट क्लियर. ओके, 5G माइनस T2 इज इक्वल टू 5A. Are you getting why am I choosing the acceleration direction to be the direction of the force? देखिए, out of the two force, one would be a dominating one. The one which is the dominating one is going to create the acceleration in its direction. So here, as I assume that acceleration is downward, it means that the gravity is dominating the tension, and because of which it is pulling the block towards downward direction. Okay. तो 5G माइनस T2 इज इक्वल टू 5A. आउट ऑफ दीज टू ब्लॉक्स पहले 1 kg का ब्लॉक बनाते हैं. ये 1 kg का ब्लॉक है. इस पर इस तरीके से ग्रेविटी लग रही होगी 1G की जगह केवल G लिख दे रहा हूँ, और इधर इस पर टेंशन लग रही होगी T1. बस इस पर इतनी ही फोर्स लग रही है. अल्टीमेटली एक्सेलरेशन इसका ये हो रहा है. अब भैया ऐसा है कि इसको कर लो रिजॉल्व, क्योंकि ऐसे तो काम बनेगा नहीं. तो और सॉरी, रिएक्शन भी लग रहा होगा, है ना. तो मैं इस पे नहीं यहाँ पे बना रहा हूँ, क्योंकि यहाँ बनाऊँगा तो बहुत ज़्यादा वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, हो सकता है देखने में अनटाइडी सा लगे. तो इस पर जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा उसका नाम हम लोग N1 दे देते हैं. ठीक, ये G को हमने रिजॉल्व कर लिया इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में. तो ये वाला हो गया हमारा G cos 30. मैंने बताया था ना, ये वाला फिर 30 हो जाएगा. अगर ये है, आप अब याद रख लीजिए इस चीज़ को. अभी बता चुका हूँ पिछले क्वेश्चन में कैसे. अगर ये थीटा है तो ये वाला भी थीटा होगा, याद रखो. तो ये थीटा हुआ तो वो 90 माइनस थीटा होगा. तो इसको कॉस कंपोनेंट ले लो, उसका कॉस लोगे तो वो साइन हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है. तो 5G cos 30, ये हो गया 5G sin 30. ख़त्म. तो आप इसकी इक्वेशन लिखेंगे तो आप लिखेंगे N1 माइनस G cos 30, ये √3/2 होती है. √3/2 लिख लो चाहो तो, लेकिन कोई फ़र्क नहीं है. दैट इज़ इक्वल टू 0. यानी नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू G √3/2 हो जाएगी. कोई फ़ायदा नहीं है उसका. ये देखो टेंशन अभी नहीं फ़ायदा है, लेकिन अभी होगा जब फ्रिक्शन पढ़ोगे. तो T1 माइनस 5G sin 30 होता है 1/2, तो 5G/2 लिख लिया मैंने. 5G sin 30 T1, और ये नीचे की ओर है तो 5G/2 लिख लिया. sin 30 की वैल्यू इज़ इक्वल टू जो भी इसका, वाई डिड आई राइट 5G. क्या मैंने कुछ गलत लिख दिया है? नहीं, हाँ ठीक है. ये G cos 30 है, ये भी G, ये 5 यहाँ गलत लिख गया, तो कोई बात नहीं है.
तो ये इसका मास 1 ही है, तो लिख लिया 1 इंटू ए, ठीक है, जो भी एक्सेलरेशन हो। तो ये इसकी इक्वेशन हो गई भाई। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ये लिख लीजिए आप, ये इक्वेशन बड़ी काम की है, ये और ये, क्योंकि इसी से टेंशन T1 और T2 आएगा, ठीक है। अब ये वाले ब्लॉक की तुम जल्दी से लिखो, पहले पॉज कर दो वीडियो, जल्दी से लिख लो, जल्दी से लिखो, मैं तो बताऊंगा ही, ठीक है। मुझे 2 मिनट लगेगा बताने में, ठीक है। तब तक मैं इसको रब कर दे रहा हूँ, मैं इधर रब कर देता हूँ, यहीं लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। ये विजिबिलिटी उधर की अच्छी है ही। अब ये वाले ब्लॉक की मैं लिखने जा रहा हूँ। तो 2 kg का ब्लॉक है, बन गया भाई। तो 2G एक तो नीचे लग रही होगी, ठीक है, इस तरीके से 2G लिख लीजिए, और इधर पे जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा उसको N2 नाम दे देना, ठीक है, ऐसे नाम दे देते हैं। N2 ये लग रहा है, ठीक। और इधर लग रही है टेंशन T2 और इधर लग रही है टेंशन T1। हमेशा टेंशन अवे लगती, याद रखना, इधर उधर अवे लगेगी, इधर इधर अवे लगेगी, और कुछ नहीं है। अल्टीमेटली एक्सेलरेशन इसका ये है। अब नॉर्मल की मैं इक्वेशन, अब एक काम करो, पहले 2G को 2 डायरेक्शन में रिजॉल्व कर लिया। ये डायरेक्शन हो गया 2G cos 30 और ये डायरेक्शन में हो गया 2G sin 30। ये तो रिजोल्यूशन आपको आ गया होगा भाई। चाहे ये वाला ब्लॉक ले लो या ये वाला ब्लॉक ले लो, क्या फ़र्क पड़ेगा, ये एंगल तो थीटा ही आएगा ना बार बार। समझ में आ रहा है ना? क्यों आएगा? क्योंकि ये कहीं पे भी ले लोगे तो उस हिसाब से देखोगे तो ये आपस में ये एंगल हमेशा थीटा ही थीटा आएंगे दोनों के केस में, ठीक है। उसकी ज्योमेट्री में पीछे समझा चुका हूँ। उधर इक्वेशन लिखते हैं, एक्सेलरेशन उधर की ओर हो रहा है। नॉर्मल N2 माइनस 2G cos थीटा इज इक्वल टू 0 लिख लो, या N2 इज इक्वल टू 2G cos 30 वो लिख लो। उसकी कोई वैसे अभी बेनिफिट नहीं मिल रहा है। बाकी लिखते हैं जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है, फोर्सेस हैं, T2 इधर है, T1 नीचे है, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू जो भी इसका मास है 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना है भाई, एक्सेलरेशन A है, लिख लिया आपने। क्लियर हुआ बात? तो T2 माइनस T1, सॉरी इसमें भी और चीज़ें भी इंक्लूड नहीं कर पाया, मैंने ध्यान नहीं दिया। T2 माइनस इधर जो फोर्सेस हैं, एक है T1 और एक फोर्सेस 2G साइन थीटा है, वो भी ऐसे लिख लो 2G, और साइन 30 को हमें सीधे 1/2 लिख लेता हूँ, चाहो तो 2 कट जाएगा, इज इक्वल टू 2 टाइम्स A। यहाँ लिख दूंगा T2 माइनस T1 माइनस G इज इक्वल टू 2A, या T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 2A प्लस G भी लिख सकते हैं आप, क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। या T2 माइनस T1 इज माइनस G, चाहे इस इक्वेशन से लेके कर लो, चाहे उस इक्वेशन से लेके कर लो। अब आपके पास मतलब की इक्वेशन एक ये है, एक ये है और एक ये है। ये इक्वेशन, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, ये 3 इक्वेशन को आपस में आप सॉल्व करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या मैं आपके लिए सॉल्व भी कर दूँ ये? आई होप इसमें कोई दिक्कत है नहीं। ये सॉल्यूशन आप अपने से देख लेंगे, ठीक है। बस ये 3 इक्वेशन है आपके पास, 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल हैं भाई। तीनों इक्वेशन में आपके पास वेरिएबल क्या है? T1 है, T2 है और A। 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, T1, T2 और A। G तो कोई वेरिएबल होता नहीं, G की वैल्यू तो 10 हमने ले ही रखी है, ठीक है। 3 इक्वेशन, 3 वेरिएबल सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, करके बताऊँ? ओ माय गॉड, इतना तुम्हें करना चाहिए। चलो खैर, नहीं करते हो तो कर देता हूँ। सबसे पहला काम ये है बाबू कि 3 वेरिएबल में से पहले आप एक वेरिएबल हटा दीजिए, एक एलिमिनेट कर दीजिए वेरिएबल। भाई जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स आप पढ़ते आ रहे थे, सॉल्व करते थे, एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करते थे, सब्स्टिट्यूशन सॉल्व करते थे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करते थे, सेम वही चीज़ है यहाँ पे। 3 वेरिएबल में इक्वेशन थी, वहाँ भी आती थी आपके पास, आपको याद नहीं होगा शायद, मैथ्स में याद आ रहा है। सॉल्व कैसे करना है देखो, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, तीनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए। तो मैं सबको लिख देता हूँ, 5G माइनस T2 इज इक्वल टू 5A, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 2A प्लस G, या G तुम उधर ही लिख लो, कोई दिक्कत की, या लिखे रहने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे। और T1 माइनस 5G/2 इज इक्वल टू A। तीनों को ऐड करोगे तो T2 से T2 कट जाएगा, ये माइनस T2 है प्लस T2 है, माइनस T1 प्लस T1, ऐड करना तो आता है ना।
कैट कर दोगे तो बचेगा यहाँ पे 5g केवल, और ये इधर आ जाएगा -5g/2, ठीक है। और उधर आ जाएगा 5a + 2a + g + a, ठीक है। ये वाला जो g है इधर ले आओ, तो g उधर ले आओगे तो 5g में से एक g माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा 4g, तो 4g - 5g/2, और ये हो जाएगा 5 और 2 और 1 3, तो 5 3 8a, तो ये 8a हो गया, ठीक है। समझ में आया? बस अब इसको सॉल्व कर लेंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, एलसीएम लेंगे तो 4 2 8, देखूँ मैं आज दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा ये वो हो गया है, मैं इसको ऊपर लिख लेता हूँ। अब मैं इसको मिटा के ऊपर लिख देता हूँ जल्दी से, ठीक है। जल्दी 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 मैं लिख देता हूँ। देखो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये आया था मेरे पास इक्वेशन 4g - 5g/2 = 8a। सॉल्व करोगे तो 4 2 8, 8 - 5 3, ठीक है। तो 3g/2 = 8a, तो एक्सेलरेशन आ गया आपका 3g/8 × 2। चाहो तो लिख लो 3 × g को 10 ले लो, g को 10 ले लो, और 8 × 2 2 5 जा, बस ख़त्म हो गया 15/8। चाहे तो इसको ऐसे लिखो या फिर इसको डेसिमल में निकाल लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक बार आपके पास a आ जाएगा तो किसी भी इक्वेशन में मान लो इसमें रख दोगे a की वैल्यू, तो आपके पास t1 आ जाएगा, t1 आ जाएगा तो t2 आ जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। इतना आप लिखिए, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको समझाता हूँ। ओके, बहुत ही बेहतरीन प्रॉब्लम है ये, इसको ध्यान से देखिए मैं कैसे इसको ड्रॉ कर रहा हूँ। एक्चुअली मान लेते हैं कि हमारे पास एक बॉक्स है, ठीक है। ये एक बुक का बहुत अच्छा प्रॉब्लम है। ये कोई बॉक्स है अपने पास, और ये बॉक्स यहाँ से खुला हुआ है। इस बॉक्स के ऊपर यहाँ पर एक पुली द्वारा ऐसे इधर से सस्पेंडेड है, यहाँ पे पुली लगी है। पुली का एक हिस्सा इस बॉक्स से जो है पकड़ा हुआ है और दूसरा हिस्सा नीचे आ रहा है, और यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म है इस प्रकार का, और इस प्लेटफॉर्म पे एक इंसान खड़ा हुआ है, मान लेते हैं, ठीक है। ऐसे इंसान खड़ा हुआ है ऐसे, और ऐसे अपने हाथों से इसको पकड़ा हुआ है, ठीक है। ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है बट अपने काम के लिए काफ़ी है। इस प्रकार सिस्टम है। इस इंसान का जो मास है, दिस मैन हैज़ अ मास m, कैपिटल M, एंड द होल बॉक्स along with this platform has mass m, small m. The whole box यानी पूरे बॉक्स का विथ, और पूरे बॉक्स का इस प्लेटफॉर्म के सहित, इसमें मैन का मास नहीं जुड़ा हुआ, ध्यान रखिएगा। पूरे बॉक्स का विथ, ये पूरे बॉक्स का प्लस ये प्लेटफॉर्म जो है, ये इस पूरे चीज़ का मास m है। ये बात समझ में आई आपको? ठीक है। हमें FBD बनानी है, बड़े आसानी से हम बनाते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। सिस्टम ये है, सिचुएशन ये है कि ये इसने इस रस्सी को ऐसे पकड़ रखा है जिससे कि पूरा का पूरा सिस्टम, द होल ऑफ द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। ओके, द सिस्टम इज नॉट मूविंग व्हाटसोएवर। इट मीन्स दैट दिस मैन हैज just pulled off the string in such a manner that whole of the system is in equilibrium, none of the thing is moving. So in this equilibrium state we have to find out what is the tension in the string and what is the force this man is applying on the platform. Okay, it's very simple. We can just go with the FBDs. First we have to make the FBDs, two different FBDs, whatever you have to make. So we are going to make the FBDs separately because here we are not having so much of the space over here. So what we can do over here, that just simply make the different forces you can see at different places. यहाँ पर टेंशन जो होगी इस बॉडी से अवे टेंशन ऊपर की ओर दिखाई देगी, है ना। ऑब्वियस सी बात है, इस पुली पर नीचे की ओर दिखाएगी, लेकिन पुली से हमें कोई मतलब नहीं है। और इस ऊपर वाली रस्सी पे टेंशन टी, हमें इस सिस्टम को कंसिडर नहीं करना, ये हमारे यूज़ का नहीं है। इस पूरे रस्सी में ये चूँकि हाथ से पकड़ कर इसे खींच रहा है तो इस रस्सी पे टेंशन टी लग रही होगी, ठीक है। इस पूरे सिस्टम का जो मास है, यानी कि इस बॉक्स का मास और इस प्लेटफॉर्म का मास m है, उसकी ग्रेविटी नीचे लग रही होगी, ठीक है। और ये इंसान इसको दबा रहा होगा पैरों से, तो जिसकी वजह से ये एक्शन कर रहा है इस प्लेटफॉर्म पे, बदले में इस इंसान को एक रिएक्शन मिल रहा होगा ऊपर की ओर, ठीक है। उस रिएक्शन का नाम हम n दे रहे हैं। n लगा रहा है तो n मिल रहा है। फॉर एक्शन रिएक्शन थ्योरी, जस्ट वी आर मेकिंग द FBD सेपरेटली। व्हेन इस सिस्टम को और इस इंसान को अलग अलग करते हैं और इनकी FBD बना के देखते हैं।
सबसे पहले ये आदमी को देखते हैं। ये आदमी ऐसा है, ठीक है, ये इसके पैर हैं, ये इसने इसे पकड़ रखा है। तो ये जो इस रस्सी की वजह से इस पर टेंशन टी लग रही होगी, टेंशन टी ऊपर बना दिया हमने। अब ये नॉर्मल नीचे एक्शन लगा रहा होगा प्लेटफॉर्म पे, बदले में इस पर रिएक्शन लग रहा होगा ऊपर की ओर, जिसको हम लोग चाहें तो एन से डिनोट कर सकते हैं। और साथ में इसका जो वेट नीचे लग रहा होगा वो अलग, जिसको हम लोग कैपिटल एम जी लिख सकते हैं, ठीक है। ये है टोटल, आप देख सकते हैं टेंशन और नॉर्मल एक डायरेक्शन में है और इसका वेट तो नीचे लग रहा है एम जी। ये आप इसकी इक्वेशन लिख सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लें, बिकॉज वी आर हैविंग नो नेट एक्सेलरेशन, एनी डायरेक्शन कैन बी एज्यूम टू बी पॉजिटिव, because whenever we having acceleration, then we chose the direction of acceleration to be the direction of the dominating force. Here we are not having any acceleration whatsoever, so what we do, अगर ऊपर वाली को पॉजिटिव मानते हैं तो t प्लस नॉर्मल इज इक्वल, या t प्लस नॉर्मल माइनस एम जी, क्योंकि एम जी नीचे लग रहा है, इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन तो जीरो है, चाहो तो ऐसा लिख लो, या t प्लस नॉर्मल इज इक्वल टू कैपिटल एम जी, ठीक है। ये बात समझ में आई आपको? ओके आगे बढ़ते हैं। अब इस आदमी को छोड़ के बाकी हिस्से का हम जरा इस बॉक्स का बनाते हैं। तो इस बॉक्स की स्थिति ये है कि इस बॉक्स में ये प्लेटफॉर्म है, तो प्लेटफॉर्म का मास बॉक्स के साथ मिला के एम जी है, जिसकी ग्रेविटी नीचे लग रही होगी। और इस बॉक्स में ये वाला रस्सी का हिस्सा तो बॉक्स से टच में नहीं है, ये वाला टच है, तो इसकी वजह से यहाँ टेंशन टी लग रही होगी, ठीक है, ऊपर की ओर, ठीक है। और साथ में ये जो इंसान, इसको दिस मैन जो नॉर्मल लगा रहा है, वट एवर द नॉर्मल द मैन इज़ अप्लाइंग ऑन द प्लेटफॉर्म, वो हम लोग और बना देते हैं, ठीक है। ये एक्शन कर रहा था ना, तभी तो बदले में इसको रिएक्शन मिल रहा था इंसान को। तो ये हो गई टोटल, ठीक है। जैसा वहाँ चूज़ किया था वही, ये ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है, तो टी नॉर्मल और एम जी नीचे हैं, तो माइनस एन माइनस एम जी इज इक्वल टू, अगेन ये ज़ीरो होगा क्योंकि कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो टी माइनस एन इज इक्वल टू एम जी, ऐसा लिख लो। अभी एक इक्वेशन ये आ गई तुम्हारे पास, एक इक्वेशन ये आ गई, ये दोनों को सॉल्व कर सकते हैं आप, आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो नॉर्मल नॉर्मल कट जाएगा, ये आ जाएगा 2t इज इक्वल टू m प्लस m, मैं सीधे ऐड करके लिख दे रहा हूँ क्योंकि mg प्लस कैपिटल mg होगा, तो आप उससे ये लिख सकते हैं कि टेंशन की वैल्यू हो जाएगी m प्लस m g बाई 2। लेट मी सी वेदर इट इज़ विजिबल और नॉट। ओके, इट्स नॉट विजिबल, मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ। ये वाली इक्वेशन को ऐड करेंगे तो 2t इज इक्वल टू m प्लस एम जी हो जाएगा, तो टेंशन की वैल्यू ये आ जाएगी, t इज इक्वल टू m प्लस एम जी बाई 2, ठीक है। मैं बाकी रब कर दे रहा हूँ, ठीक। तो एक इक्वेशन ये थी, एक इक्वेशन हमारी ये थी, t माइनस एन इज इक्वल टू एम जी, है ना। अब एक बार टेंशन आ गई तो नॉर्मल आ जाएगा, किसी भी इक्वेशन में पुटअप कर दो, चाहो तो इसी में पुटअप कर दो। तो आप लिख सकते हैं m प्लस एम जी बाई 2, ये इक्वेशन यूज़ कर रहा हूँ, प्लस नॉर्मल इज इक्वल टू एम जी था, तो नॉर्मल की वैल्यू हो गई एम जी माइनस एम प्लस एम जी बाई 2, ठीक है। तो इसको करोगे तो ये आ जाएगा 2mg माइनस एम जी, मैंने खोल दिया, ब्रैकेट हटा दिया, अपॉन 2, तो 2mg से एक mg कट जाएगा, ये आ जाएगा mg माइनस एम जी बाई 2, जी कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा m माइनस एम जी बाई 2, ठीक है। समझ में आई बात? ये वाली इक्वेशन क्लियर हुई? ठीक है।